पाठ 14। बूढ़ा कुत्ता। बार बार दुत्कारे जाने, झड़ुआए जाने पर भी जब यह कुत्ता दहलीज के बाहर अगले पैर खड़े कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल नेत्रों से मेरी ओर देखने लगता है तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है यह, समूची देह में खौरा लग गया है जिसे अपने ही पंजों से खरौंद खरौंद कर इतने सारे बदन में घाव कर लिए हैं। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है, शरीर से बदबू निकलती रहती है ऐसी कि उबकाई आ जाए। फिर इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। कभी छड़ी से, खड़ाऊ से, जूते से भी मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती। तब कूं कूं करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है, किंतु वहाँ से भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ जाता है और टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने लगता है। एक मित्र ने कहा, कुचला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी दोस्त बोले, 50 पैसे भी बर्बाद ना होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकल पाती। बहुत दिनों से हमारे घर में है, इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में न जाने कहाँ से घुस गया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान, खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नजर इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और दया पाई थी। इसका शरीर धूल धूसरित था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे जिनसे ताजा खून टपक रहा था। अतू अतू कहकर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे रख दिया। उसे खाकर फिर वह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपने अधिकार सीमा के अंदर एक अजनबी को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। एक दो इसकी ओर टूटे भी। जब वे टूटते यह मेरे पाँव के नीचे आ जाता। मैं उन्हें दुत्कार देता, किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली या उनमें से एक हो गया, इसका वर्णन करके समय क्यों बर्बाद करूं। अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोएं चिकना गए, बदन के दाग मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रगल्भ सबल युवक था। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। ज्यों ही हमारी नींद लगी इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया और ज्यों ही दूरी पर किसी को देखा या जरा सी आहट पाई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी हो इसका भौंकना कितना बुरा लगता। प्रायः बाहर आकर इसे डांटता, डांटने पर चुप हो जाता। नजदीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए। किंतु फिर जरा सी खटपट हुई कि वही भौंकना। आप सोइए या ना सोइए, यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है। हमारे घर में एक शादी होने वाली थी। दिन रात घूम रहा। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए जैसे घोड़े बेचकर सोए हों। और यह कुत्ता
घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुईं, तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई, देखा गया घर में सेंध लगी है, कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने सर्वनाश होने से बचा लिया। कुत्ते पर आक्रमण किया गया था। एक बरछा तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया न गया होता तो उस दिन इसका वारा न्यारा हो ही गया होता। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूरजहां का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया और जब तक वहाँ रही, सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा। मैके से उन्हें मैं कार पर ले आया। हमने चाहा इसे कार में बिठा लें, किंतु ज्यों ही कार खुली, यह घबराकर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें? उसे छोड़ना न चाहते थे। हार कर कार पर हम चले आए, यह बोलकर कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ इसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे यह क्या? सारा शरीर धूलित धूसरित है। शरीर में कितने जख्म हैं। लगता है ज्यों ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहाँ से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके अनेक व्यूहों को अभिमन्यु सा चीरता। रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते ही यह हमारे यहाँ पहुँच गया। रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त, कर्तव्य परायण, साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं? किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ, चित्त उद्विग्न हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है? यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है? जर्जर, दरिद्र, क्षीण बना डालता है। जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार। सारी शक्ति व सारा सम्मान खोकर तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, यह तुम्हारा कैसा विधान है?